हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्नों की। दोस्तों, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देख रहे हैं। दोस्तों, ये राजन सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ से पहला क्वेश्चन कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो दोस्तों, ये अपादान कारक है, ठीक है। अपादान कारक में दोस्तों क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, बिल्कुल अलग हो रहे हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते, तो ये से क्या है, इसका लोप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, का वर्ग के जो अक्षर होते हैं दोस्तों, वो कंठ ध्वनियों में शामिल होते हैं, जैसे का, ख, गा, घा, ञ, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हार शब्द के उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। यानी हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दोस्तों दो शब्द हमें बनाने हैं। तो परहार हो जाएगा, ठीक, उपहार हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि हित मनोहारी चा दुर्लभ वचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए, ठीक है। अर्थ इसका हो जाएगा दोस्तों, हितकर प्रियवचन दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 3 या 4 विधाओं के नाम लिखिए, अथवा हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, ठीक। तो हिंदी गद्य की दोस्तों 3-4 जो भी विधाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो नाटक हो गया, एकांकी हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, नदी और आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं, ठीक है। तो नदी का पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगणी, निर्झरणी, इस तरीके से आते हैं। आकाश का गगन, नभ, अंबर हो जाएगा, ठीक। 7वां क्वेश्चन, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए, ठीक है। यानी विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा के 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या बहुविधा भवंती, उसके बाद विद्या विनयन ददाति, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, मौन पाठन के उद्देश्य क्या हैं, ठीक। यानी जब मौन पाठन होता है तो उसके उद्देश्य क्या है। तो मौन पाठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना, यानी तेज गति से पठन का अभ्यास करना, तथा छात्रों की बोध शक्ति का विकसित करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, विद्या धर्मेण शोभते सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्या धर्म को शुभ, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, विद्या धर्म को सुशोभित करती है। अगला क्वेश्चन, वानरा फलानी खदंती का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, बंदर फल खाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि बालका विद्यालय गच्छति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, बालक विद्यालय जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, सा जनकेन सह गच्छति का हिंदी में अनुवाद लिखिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह पिता के साथ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, रोहना कंदुकेन क्रीडाटी का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा, रोहन गेंद से खेलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, बालिका बालके सह धवंती हिंदी में अनुवाद लिखिए, ठीक है। तो लड़कियाँ बालकों के साथ खेलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा अर्थ दोस्तों, रमामा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो हो जाएगा कविना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भानु शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा भानुब्याह। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, पिता शब्द का प्रथम विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो हो जाएगा पितरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि लता शब्द का द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हो जाएगा मतिया। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा आंसर, नदबिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फलेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि 23 नंबर, वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा वारिणी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मधु शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हो जाएगा मधुना। उसके बाद दोस्तों निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। यानी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक, उनके नाम हमें दोस्तों देखना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीत गुंजन, नए पत्ते, अपराध, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक।
तो दिनकर जी का जो दोस्तों जन्म हुआ था 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535, ठीक है, ये संवत चलता है दोस्तों, और जो सन चलेगा वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए, ठीक, साहित्य का नोबेल मिला, कब मिला, 1913 में। ठीक है, आपने ही जनगण मन अधिनायक जय है यानी राष्ट्रगान की रचना की, ठीक है। इसके अलावा अमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रगीत की भी रचना की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये उपन्यास इनके हैं। ठीक है, नमक का दरोगा था, पूस की एक रात, ये इनकी कहानियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि रमेश उपाध्याय का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक, तो आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के वधारी गांव में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उपसंपादक के पद पर कार्य किया। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नदी के साथ शेष इतिहास, बदलाव के से पहल तथा पेपरवेट नामक विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये इनकी दोस्तों रचनाएं हो जाएंगी, नदी के साथ, शेष इतिहास, बदलाव के पहल और पेपरवेट। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महान महापुरुषों में से थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ठीक, वे किसान के सादगी पसंद बेटे थे, हाईकोर्ट के निर्भीक वकील थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त और सजग साहित्यकार थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों श्री रामचरित मानस नामक काव्य की रचना किसने की। तो दोस्तों इसकी जो रचना थी वो की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बिहारी जी का जन्म 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर नामक गाँव में हुआ था। ठीक, उर्मिला के दोस्तों रचयिता कौन है। तो उर्मिला के दोस्तों रचयिता थे, ये एक काव्य है। ठीक, उर्मिला एक काव्य रचना है, इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो शरद जोशी का जन्म मई 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार। ठीक, एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक, परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे देख, दूसरे सतह पर इनके प्रमुख व्यंग्य हैं। ठीक, इनका निधन सितंबर 1991 को हो गया था। शिवमंगल सिंह सुमन का परिचय दीजिए। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। आपके काव्य संग्रह हिल्लोल, पर आँखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सर्जन और विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन का ये साहित्यिक परिचय था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है रामनरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिले जौनपुर के कोयरीपुर गांव में हुआ था। आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया। ठीक, आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। सन 1962 में आपका देवसान हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी आपकी। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए रचनाएं, कविता संग्रह पहले आता है, इसमें आता है रश्मि, नीरजा, सांद गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा, इनकी काव्य रचनाएं हैं। गद्य गीत में दोस्तों यहाँ पे अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य है। ठीक, सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यासों, निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासकारों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों हैं मौर्य विजय, ध्रुवांचल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उनकी काव्य रचनाएं दोस्तों हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका
और राग रत्नाकर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था। इनका निधन 1931 में हुआ। इनके प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती में हुआ था। नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे हैं। कुछ समय तक आप प्रताप साहित्य पत्र के संपादक रहे। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण, गंभीर और वर्कता प्रधान थी। आपका निधन 1931 में हुआ था। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के प्रमुख कवि दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है विसर्ग, हलंत और अनुस्वार का चिन्ह बताइए। तो दोस्तों विसर्ग का चिन्ह, उसके बाद दोस्तों हलंत का चिन्ह और उसके बाद दोस्तों ये अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक, बालकः सा तथा अश्वा में लगा ये क्या है। ठीक है, ये चिन्ह क्या है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये विसर्ग का चिन्ह होता है। इस तरीके का दोस्तों जो चिन्ह होता है वो विसर्ग का होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग तथा हलंत का प्रयोग कर सही शब्द बनाइए। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों छात्र इसका हो जाएगा छात्रा, ये विसर्ग लगा है। ये देखिए विद्यालय, विद्यालय ये भी विसर्ग इसमें लगा है। स्वागतम तो यहाँ पे माँ में हलंत लगा है दोस्तों, ये हलंत हो जाएगा। प्रत्येक तो प्रत्येकम माँ में हलंत लगा है। उसके बाद फलम, ठीक ठीक, इसमें भी माँ में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है शुक्ल युग या प्रसाद युग के दो नाटककारों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र, ये दोस्तों एकांकीकार हो जाते हैं। हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम। तो बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राय। ठीक, तो ये जीवनी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि महादेवी वर्मा जी की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। तो नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, शांति गीत इनकी रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार। तो इसके रचनाकार दोस्तों सूरदास जी हो जाएंगे। अगला अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं वर्णों के उच्चारण को करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना। ठीक, अगला क्वेश्चन नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो यहाँ पे रूप यौना संपन्ना विशाल कुलन संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इं किशुंका। ठीक, ये नीति का एक श्लोक हो गया। यानी व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वह स्थिति होगी जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो कहानी के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं ऐतिहासिक कहानी और धार्मिक कहानी। अगला स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो सोना, कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम, ये दोस्तों स्वर्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा। तो एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों, जहाँ किसी शब्द को एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों पानी के 3 अर्थ हैं। एक होता है चमक मोती में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, एक होता है जल अट्ट के समक्ष में। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है पर उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। ठीक, तो ये जो पहला शब्द दोस्तों लगता है, इससे कौन कौन शब्द बने। तो प्रगति, उसके बाद परपोत्र। ठीक, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको नायक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तत्र एका विशाला सरोवरा अस्थि का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ एक विशाल तालाब है। अगला क्वेश्चन हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति और एक वचन का रूप हो जाएगा हरिमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है। तो ये अपादान कारक का है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल, परशून। इस संधि, सुगम, सूक्ष्म और स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का हो जाएगा विग्रह, सुगम का हो जाएगा दुर्गम, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का हो जाएगा ने प्लस अन, नायक का हो जाएगा ने प्लस अक, ठीक, नायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। तो संगीत, सम्मान, समाचार और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समर्थ का हो जाएगा समर्थ, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है, ठीक। जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको स्वयंभू कहते हैं। संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो ये का और शा से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो पा प्लस आ प्लस रा, फिर आ, फिर प्लस ला, फिर प्लस ओ, फिर प्लस का, फिर प्लस ई, फिर प्लस का, फिर प्लस आ, ये पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद है दोस्तों। यहाँ पर वर्णों का विच्छेद किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, फटी न जाके पाँव बियाई, सो का जाने पीर पर आई। कहावत का अर्थ क्या है? जिसके पैरों में बिवाई यानी दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ पाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। जहाँ पर एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें चावर्ण 1 से अधिक बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का हो जाएगा प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, जागृत का हो जाएगा सुषुप्त, मुक्ति का हो जाएगा बंधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती, खग का हो जाएगा पक्षी, धरती का धरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा दोस्तों कमल की भांति। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो नरसिंह दास जी थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम, नाटक और कहानी। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। तड़ाग और नरपा, तो तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, नरपा का हो जाता है राजा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा होने में से क्या होता है? तो आधा हो जाता है। माँ में माँ वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया गया? तो ये आधा रूप में पाया जाता है, ठीक है। माँ में हलंत लगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग? तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। समस्त भाषाओं की जननी दोस्तों, तो समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म दोस्तों उज्जैन जिले के देवास तहसील के गांव में सन 1892 में हुआ था। डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निबंध संग्रह इनके, संचारणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम्ब की फूली डाली आदि, ठीक। तो ये इनकी डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं हैं। शोध इन्होंने पाणिनीय व्याकरण का विश्लेषण पद्धति, साहित्य की चेतना, भाषा विज्ञान में इन्होंने हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि, ठीक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है, हरिशंकर परसाई कौन थे? हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग्य में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर सुटीली भाषा में व्यंग्य किया। का जमाना, सरदार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, ठल्ले की डायरी, टट की खोज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, ठीक है। वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो वियोगी हरि का जन्म 1896 में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1932 में यह साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन में क्रमशः जुड़ गए। आपकी प्रेम शतक, प्रेमांजलि काव्य, वीर हरदौल, छदम योगिनी नाटक है ये, मेरा जीवन परवाह ये आत्मकथा है, प्रमुख है। मई 1988 में आपका देवसान हो जाता है, यानी आपकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ एक शब्द अथवा शब्द संग्रह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, यहाँ एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ होता है दोस्तों धतूरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है।
चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंदो हरिराई, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपरपात सरिसमन डोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आत्पु परियो प्रभात। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। तो प्रति, ये देखिए उपसर्ग लगा हुआ है तो हो जाएगा प्रतिवाद, प्रत्येक, प्रतिक्रिया और प्रतीक। सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सुपुत्र, सुमार्ग, सुअवसर या सुमन। जिसको जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अजेय हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सत्य बोलता हो उसको सत्यवादी या सत्यभाषी बोलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द आएगा मृत्युंजय। पर्वत से राजा हिमालय, अस्तिका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पर्वतों का राजा दोस्तों हिमालय है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। दोस्तों ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों आपको बताते चलें कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रारंभिक स्तर पर जो भाषा यानी फर्स्ट पेपर, उसके बाद सोशल साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और दोस्तों उसके साथ साथ हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको वो जरूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को फोकस करिए।